नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नकुल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएमटी मामले में राज्य सरकार को दी राहत। परीक्षा को 27 जुलाई को कराने के दिए आदेश। जिला प्रमुखों के उपचुनाव में भी कांग्रेस को मिली करारी हार। पार्टी पदाधिकारियों में बड़ी हलचल। और लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने दी आम जन को राहत। कई निचले इलाकों में भरा पानी। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट आरपीएमटी मामले में राजस्थान सरकार को राहत दी है। कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 19 मई के आदेश को संशोधित कर राज्य सरकार के 27 जुलाई को परीक्षा कराने और 1 अगस्त को परिणाम घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रवेश शेड्यूल के लिए 5 जुलाई तक अधिसूचना जारी करने को कहा गया है। मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। वहीं हाईकोर्ट में बुधवार को आरपीएमटी रद्द करने के खिलाफ अपील पर गुरुवार तक सुनवाई टाल दी गई थी। जस्टिस एच.एल. दत्तू, एम.एम.वाई. इकबाल और एस.ए. बोवड़े की खंडपीठ ने आदेश दिए कि नए सिरे से होने वाली परीक्षा के लिए चयन हाईकोर्ट में लंबित अपील के आदेश से प्रभावित रहेगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब जिला प्रमुखों के उपचुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। साफ है कि इन उपचुनावों में नतीजे पक्ष में करने के मकसद से बनाई गई कांग्रेस की रणनीति फेल हो गई है। खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट भी इस बात को दबी जबान पर मानते हैं कि उपचुनावों में कांग्रेस सदस्यों की ओर से की गई क्रॉस वोटिंग का उन्हें पहले से ही अंदाजा था, लेकिन इसे रोकने के लिए उनकी रणनीति सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्षदों के क्रॉस वोटिंग के मामले पर पायलट ने चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्षदों को प्रलोभन और डरा धमकाकर क्रॉस वोटिंग कराई है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया से मुखातिब हुए पायलट ने कहा कि खासतौर से कोटा और बीकानेर में हुई क्रॉस वोटिंग पर इन क्षेत्रों में कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन भाजपा के सांसद और विधायकों ने मिलकर कांग्रेस पार्षदों से क्रॉस वोटिंग कराई। पायलट ने कहा कि इस बात का उन्हें पहले ही अंदेशा हो गया था। सचिन पायलट ने क्रॉस वोटिंग मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगा कि आखिर चूक कहां हुई है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग प्रकरण पर दोषी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। हमको इस बात को मानना पड़ेगा, अगर कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर कोई व्यक्ति चुनकर आता है, चाहे पंचायत समिति में हो तो जिला परिषद में हो, उसके बाद वो कांग्रेस के विरोध में वोट डाल रहा है, तो उसका कारण नेतृत्व नहीं हो सकता। उसका कारण या तो अनुशासनहीनता है या फिर दूसरी पक्ष की तरफ से बहुत ज़्यादा उन लोगों को डरा धमकाया जाता है। और ये बात क्योंकि कोटा में विशेष रूप से मैंने देखा था, इस तरह की खबर आ रही थी कि हमारे सदस्यों पर बीजेपी के लोग डोरे डाल रहे हैं, संपर्क में हैं, उनको प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का तमाम तरह के दबाव आ रहे थे। और जिस बात की मुझको आशंका थी, ठीक वही बात हुई। तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी की सरकार ने अपने दम का, अपने पद का दुरुपयोग किया और हमारे 2 पार्षदों से वोट अपने पक्ष में डलवाए। लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और जैसी रिपोर्ट हमारे पर्यवेक्षक मुझको देंगे, मैं तुरंत कार्रवाई इस पर करूँगा। जहाँ तक संभाग वाइज जो सभाएँ हम लोगों ने करी, मुझे लगा कि आप सब लोग भी समझ नहीं पाए कि हमने किस कारण से सभाओं को आयोजित किया था। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी और इस बात को सब जानते हैं, समझते हैं, सबको स्वीकार हमने किया है। हमारे जो ऑब्जर्वर्स 7 संभाग में गए थे, हर जिले के लोगों से मिलकर उन्होंने चर्चाएं करी। वो चर्चाएं इस बात पर थी कि हम लोगों को आने वाले समय में क्या करना है संगठनात्मक दृष्टि से, और फिर आने वाले जो आगामी राजनीतिक चुनौतियां हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, सब लोगों के सुझाव लेने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक जो परिवर्तन करने की बात थी कांग्रेस कार्य कमेटी में, पीसीसी के अंदर, प्रदेश के अंदर, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक अध्यक्ष, एक नेता या 10-5 लोगों की बहपोती नहीं है। कांग्रेस पार्टी सब कांग्रेस जनों की संपत्ति है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जब तक अपनी राय नहीं देंगे, उनके सुझाव हम नहीं सुनेंगे, वो रिपोर्ट्स लिखित में हमारे पास नहीं आएंगी, तब तक हम सब लोगों का समावेश कर निर्णय नहीं ले सकते। तो हमारा ये उद्देश्य था, गुरदास कामत जी ने, हमने मिलकर निर्णय लिया था कि प्रदेश में, संभाग में, जिले में सब जगह जाकर लोगों से मिलेंगे और आने वाले समय में क्या हम लोगों को
बदलाव लेकर आने हैं, किन रणनीति पर काम करना है, किन लोगों को आगे लेकर आना है, क्या समीकरण होंगे, क्या नई नियुक्तियां होंगी, उस सब पर चर्चा करी है। और अगर कहीं लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट किया, अपने हार के ऊपर निराशा को व्यक्त किया है या कहीं कमियों को सामने लेकर आए हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छा हुआ है। एक जहाजम पर जब कांग्रेस जन बैठेंगे, इतनी हमारी हार दोनों चुनावों में हुई है, तो निश्चित रूप पर कहीं ना कहीं आरोप लगेंगे, दोष ढूंढा जाएगा, गलतियों को सुधारा जाएगा। ये मीटिंग सिर्फ हमारे प्रेस के साथियों को एक हंसते हुए फोटो खिंचवाने के लिए नहीं थी, ये मीटिंग इंट्रोस्पेक्शन के लिए थी, आत्मनिरीक्षण के लिए थी, और जो भी कमियां खामियां संगठन में सरकार में रही, उन सब लोगों को बोलने का मौका मिला। और सारी रिपोर्ट विस्तृत रूप से हमारे पास अगले 2 दिन में आ जाएंगी। उसके बाद गुरदास कामत जी और हम और तमाम प्रदेश के बड़े नेताओं से बात कर हम आने वाली रणनीति को तय करेंगे। हमारे ऑब्जर्वर्स पूरे जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं, सौयों कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिलकर आए हैं, अपनी लोगों ने राय प्रकट करी है। और अगले 2-3 महीने में जो चुनाव आएंगे, लगातार चुनाव आएंगे, अब नगर पालिका के होंगे, फिर पंचायत के होंगे, उस सब के लिए संगठन पूरी जोर से तैयारी करेगा। जहां पर परिवर्तन की जरूरत समझते हैं वहां परिवर्तन भी करेंगे। और रणनीति रहेगी कि जड़ों में कांग्रेस आज भी मजबूत है। जैसा आपने देखा कि उपचुनाव हुए, 10 में से मेरे ख्याल 5 हम खुद जीते, 1 निर्दलीय जीता और 4 पर भाजपा जीती थी। तो जमीनी स्तर पर कांग्रेस मजबूत है, लेकिन उस रणनीति को और व्यापक बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये आपके सामने बहुत जल्द हम अपना पूरा स्वरूप प्रकट करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सीकर में पुलिस द्वारा एबीवीपी के छात्रों पर हुए हमले के विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया। छात्रा रोशनी शर्मा ने बताया कि सीकर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था। इन छात्रों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर 5 छात्रों को घायल कर दिया। एबीवीपी छात्रों ने कहा कि हम प्रशासन से दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। एबीवीपी के छात्र नेताओं ने डीजीपी से मिलकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर उन्हें दंडित करने की मांग भी की है। छात्रों ने कहा है कि हम पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज की भर्त्सना करते हैं। आज सीकर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। एबीवीपी संगठन हमेशा छात्र हितों के उसमें ही रही है, फिर भी वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है। छात्र हितों के लिए ही संगठन ने काम किया है, फिर भी वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया है, सबको मारा कूटी की है। पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे इतना छात्रों को मारा कूटी की है। एबीवीपी के कई वरिष्ठ नेताओं को मारा है। ये बहुत सही नहीं है, जबकि एबीवीपी संगठन छात्र हितों के लिए ही काम कर रही है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने एबीवीपी के सभी कार्यकर्ताओं को उन पर लाठीचार्ज की। 5 सदस्य गए हुए हैं तो डीजी साहब के पास, अब वो वहाँ पे ज्ञापन सौंपने गए। अब वो उनका निर्णय है, जो भी वो लेंगे। अगर वो हमारे विरुद्ध काम करेंगे तो हम अभी भी उसी संघर्ष से हम यहाँ पे। राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर के शिक्षकों को हटाने के मांग को लेकर उद्योग मैदान में 11 जून से धरना जारी है। धरनार्थियों ने बताया कि करीब 4500 राजकीय विद्यालयों और 126 महाविद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक लगा रखे थे, लेकिन करीब 13 साल बाद उनको हटा दिया गया, जिससे वो अब बेरोजगार हो गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारे को काम नहीं मिल जाता तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। कंप्यूटर शिक्षक आज 23वें दिन भी धरने पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि कोई हल नहीं निकला तो आगे की रणनीति बनाकर सरकार को चेताया जाएगा। श्यामनगर थाना इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश महिला के गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी भी करवाई, लेकिन बाइक सवार बदमाशों का कोई अता पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक किरण जैन पत्नी अनिल जैन निवासी पंचशील कॉलोनी अजमेर रोड ने पुलिस को बताया कि बुधवार की सुबह पास ही स्थित पार्क में गई हुई थी। घूमकर वापस आ रही थी तो इस दौरान रास्ते में एक बाइक सवार व्यक्ति पीछे से आया और उसके गले से सोने की चेन तोड़कर ले गया। महिला ने पुलिस को बताया कि मोटरसाइकिल के नंबर मिटा रखे थे। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही बदमाश उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी करवाई, लेकिन बाइक सवार बदमाशों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
ब्रह्मपुरी थाना इलाके में ग्रामीण पुलिस लाइन में तैनात दो पुलिसकर्मी छुट्टी की बात को लेकर आपस में भिड़ गए। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि दोनों थाने पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। श्यामनगर थाना इलाके में एक नौकर अपने ही मालिक को 50,000 रुपए की चपत लगाकर फरार हो गया। वहीं पुलिस नौकर का सत्यापन नहीं होने के कारण कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। विवेक विहार श्यामनगर निवासी केवल मेहरा ने बुधवार को थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया कि गत महीने पहले उसने एक जितेंद्र सामंतो नाम के लड़के को घरेलू कामकाज के लिए रखा था। गत दिनों पहले घर में कोई नहीं होने के कारण नौकर जितेंद्र सामंतो घर से अलमारी में रखे 50,000 रुपए चुराकर फरार हो गया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि नौकर परिचित की बीमारी का बहाना बनाकर गांव जाने की कहकर चला गया। दोपहर में अलमारी को देखने पर नौकर की करतूत का पता चला और थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस नौकर का सत्यापन नहीं होने के कारण कोई सुराग नहीं लगा पाई है। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का 128वां जन्मोत्सव का आयोजन अमरापुरा स्थान MI रोड पर रखा गया, जिसमें 5 दिवसीय समारोह का समापन हुआ। 5 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और 3 जुलाई को सत्संग के साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यहाँ श्री अमरापुर स्थान पर सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का 128वां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 29 जून से प्रारंभ हुआ। 29 तारीख को महाआरती हुई, 30 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम सत्संग हुआ और 1 तारीख को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और सत्संग हुए। 2 तारीख को यहाँ 56 भोग की झांकी सजाई गई, फूल बंगला झांकी सजाई गई और आज 128 पाउंड का महाप्रसादी का केक गुरु महाराज जी को अर्पित किया गया। इस अवसर पर आम भंडारा भी चालू है, जहाँ हजारों श्रद्धालु पवित्र प्रसादी ले रहे हैं। यह कार्यक्रम हर वर्ष होता है और ये गुरु महाराज जी का आज 128वां जन्मोत्सव है। सद्गुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज जो प्रेम प्रकाश मंडलाध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में मनाया जाए। मानसरोवर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय प्रतिष्ठा समारोह के दौरान गुरुवार को वेदी शुद्धि संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 111 महिलाओं ने सुबह घट यात्रा निकालकर जसर्वतोभद्र मान स्तंभ का वेदी शुद्धि किया गया। यह घट यात्रा वरुण पथ से प्रारंभ होकर किरण पथ मध्यम मार्ग होते हुए जैन मंदिर पहुंची। इस मौके पर आर्यिका शिवोत्मा श्रमणी 105 श्री गौरवमती माताजी का सत्संग के पावन सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुक्रवार को जस सर्वोत्रोभद्र मान स्तंभ प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पालकी में विराजमान होकर भगवान महावीर स्वामी मान स्तंभ पर विराजमान होंगे। कल से मानस्तंभ में वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज मानस्तंभ की वेदी की शुद्धि का कार्यक्रम हो रहा है। शुद्धि का तात्पर्य संस्कार। जब तक किसी वस्तु का संस्कारित नहीं की जाती तब तक वह पूज्य या उपयोग के योग्य नहीं होती। जिस प्रकार भूमि को पहले हल के द्वारा शुद्ध करते तब खेती होती है, मट्टी के घड़े को अग्नि से संस्कार करते हैं जल तब जल अवधारणा बनती है, पत्थर की मूर्ति को मंत्रों से संस्कारित करते हैं जब वह पूज्य होती है। उसी प्रकार मानस्तंभ में जब तक जल के द्वारा शुद्धि न की जाए, मंत्रों के द्वारा शुद्धि न की जाए, तब तक वह मानस्तंभ पत्थर का है और वह भगवान को स्थापन करने की योग्यता को प्राप्त नहीं होता। जब इसे मंत्रों से और जल से शुद्धिकरण करके सर्व प्रकार की शुद्ध हो जाएगी तब भगवान जिनेंद्र को उसमें विराजमान करेंगे और हमारे सब जन के द्वारा वह भगवान पूज्य बन जाएंगे, जन जन के आराध्य हो जाएंगे। परम पूज्य गौरवमती माता जी के पावन सानिध्य में दिनांक 2 तारीख से 4 जुलाई तक भव्य वेदी प्रतिष्ठा और मानस्तंभ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर हम आयोजित कर रहे हैं। ये आज इसके तहत यहाँ पर घट यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बैंड बाजों के साथ में सभी महिलाएं, समाज की सभी महिलाएं पीले वस्त्र पहन करके सिर पर कलश रख करके पानी लेकर शुद्ध जल लेकर के आई है और इस मानस्तंभ के प्रतिष्ठा का शुद्धि का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया गया है। प्रदेश में पड़ रही भयंकर गर्मी से आखिरकार आमजन को राहत मिल गई है और लंबे इंतजार के बाद इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर में गुरुवार अलसुबह 3 बजे से बारिश का दौर शुरू हो गया, जो सुबह 8 बजे तक चला। तेज हवाओं के साथ हुई बरसात ने शहर के सभी हिस्सों को जमकर भिगोया।
बारिश के चलते गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक बरसात का ये दौर अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। वहीं कुछ जगहों पर छोटे आकार के ओले भी गिरे। तेज बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में देर रात से ही बारिश होने की खबर है। हालांकि अभी मानसून के आने में समय है, लेकिन प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बने अपर एयर साइरस सिस्टम के चलते कम वायुदाब का क्षेत्र बनने पर अगले 3-4 दिनों तक बारिश हो सकती है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएमटी मामले में राज्य सरकार को दी राहत। परीक्षा को 27 जुलाई को कराने के दिए आदेश। जिला प्रमुखों के उपचुनाव में भी कांग्रेस को मिली करारी हार। पार्टी पदाधिकारियों में बड़ी हलचल। और लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने दी आमजन को राहत। कई निचले इलाकों में भरा पानी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शहर भर की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सिटी आई पर।